तो मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं अब आग्रह करता हूं अतिथि स्वागत के लिए श्रीमान विशाल पिड़ियार जी मनावर से और गोपाल जी सोनी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे आशीष गोयल सर का स्वागत करें। कृपया सदन से तालियों की उम्मीद है। अब मैं श्री रोहित जी जैन बदनावर से और पीयूष जी काटेर साहब से आग्रह करूंगा कि आप हमारे सीए इंदौर से पधारे प्रतीक जी अग्रवाल का स्वागत करें। धन्यवाद। जिनके अनुभव से राहें रोशन होती है, जिनके मार्गदर्शन से दिशा मिलती है, ऐसे व्यक्तित्व जब मंच पर उपस्थित हो तो कार्यक्रम की सार्थकता और बढ़ जाती है। अब मैं अतिथि, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आशीष गोयल सर, उनका एक फॉर्मल परिचय के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाना चाहूंगा जो खुद ही किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं आग्रह करूंगा श्री वरिष्ठ हमारे कर सलाहकार सुरेशन भंडारी से आग्रह करूंगा आप आए और हमारे आशीष गोयल सर का अतिथि परिचय सदन से करवाएं। सम्माननीय आशीष सर, प्रतीक जी अग्रवाल, ईपी के अध्यक्ष सुनील जी रघुवंशी और उपस्थित कर सलाहकार बंधु चार्टेड अकाउंटेंट, हमारे बीच में आशीष गोयल सर हैं जिन्हें बड़े श्रद्धा से, प्रेम से, आदर से आशीष सर के नाम से पुकारा जाता है। ये अपने जीवन में अनेक उपलब्धियां हासिल की है। सबसे बड़ी बात है 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को ये सीए बना चुके हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे बीच में। ऐसे आशीष गोयल के सर के जीवन में कुछ ऐसे अनोखे प्रसंग हैं जो आपको रोमांचित करेंगे। जिस समय आशीष सर क्या है, कई आर्टिकल लिखा करते हैं, कई मैगजीन में लिखते हैं, तो 2008 के वर्ष में इनका लेख पूरे भारत में सबसे पहला चुना गया और इसके सम्मान के लिए इन्हें बॉम्बे आमंत्रित किया गया था। वो तारीख थी शायद 7 अगस्त 2008, ठीक है ना? तो वो आमंत्रित किया गया था और उसी दिन इंदौर में कर्फ्यू लग गया। ये घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, सम्मान मिलना जरूरी था। तो उस कर्फ्यू की अवधि के दौरान छिपते छिपाते कैसे करते कराते चुनौती को स्वीकार करते हुए एयरपोर्ट पहुंचे, बॉम्बे पहुंचे, समय पहुंच के सम्मान प्राप्त किया। ऐसे जुनून वाले व्यक्ति आशीष सर चुनौतियों से कभी घबराते नहीं। एक मैंने चैलेंज मिला कि 100 दिन तक 6 किलोमीटर रोज दौड़ना है।
और लगातार 100 दिन तक 6 किलोमीटर दौड़ते थे और दौड़ने आने बिना थके बिना रुके सीधे हाईकोर्ट पहुंच करके, मतलब जिस तेजी से दौड़ते थे तेजी से हाईकोर्ट पहुंचते और सीधे कोर्ट में खड़े का केस लगता था लगभग नंबर 1 में, और उतनी तेजी से बहस करते हुए इनकम टैक्स करने जो दलील थे उनको पछाड़ देते थे। ऐसे आशीष गुलस्तान, गलत नहीं बोल रहा हूँ? मुझे इनके मित्रों से पता लगा इनके जीवन के बारे में। मैंने कल कुछ बात की थी इनके मित्रों से, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे आशीष सर हैं। इसी प्रकार से जब चार्टेड अकाउंट बने, ये नाहटा की इसमें फैकल्टी पढ़ाते थे। एक बार की बात है, सवेरे सवेरे 7 बजे ये अपने कोचिंग क्लास पहुंचे। ठंड का समय, सड़क ठंड, उस समय लोगों के नींद का समय, विद्यार्थी उबासी ले रहे हैं। आशीष गुरु सर की क्लास शुरू हुई। उन्होंने तत्काल उस विद्यार्थी से सवाल पूछा, अच्छा बताओ आपके घर में डेट पड़ी 50 लाख निकले, अपनी मतलब कैसे बचाओगे? सारी क्लास अलर्ट हो गई, सारे विद्यार्थी हंसने लग गए और क्लास जो थी, जो कठिन क्लास थी, सरलता में बदल गई। ऐसे कई उदाहरण हैं। ये मॉक असेंबली या मॉक कोर्ट लगती है अपने सीए उसमें प्रोफेशन में, तो ये जज बने मॉक कोर्ट में। मॉक कोर्ट में जज बनते हुए सामने सारे विद्यार्थी थे जो नए नए वकील बने थे, वो दलीलें दे रहे थे। तो दलील देते थे, कुछ नए नए युवा वकील थे, वे थपथपाने लगे। तो आशीष सर ने कहा, भैया ये तो नकली मॉक कोर्ट या असली कोर्ट होती ना तो आपको जेल भेज देते और बेल के लिए मेरे पास आना पड़ता आपको। ऐसे आशीष सर हमारे बीच में हैं, जिन्होंने सीए चार्टर्ड अकाउंट में परीक्षा होने के बाद दिशा की परीक्षा में पूरे भारत में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में। एक और मजेदार बात, जब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे तो कई बार लीगल लिटिगेशन सामने खड़े हुए। उनके इसके लिए क्या करना चाहिए? दिन भर तो क्लाइंट से अपने डिस्कशन करना, उनके केस की तैयारी करना और रात को जाके क्लास ज्वाइन करना। और इसी जुनून के कारण रेलवे परीक्षा पास करी और रेलवे परीक्षा पास करने के बाद इनका एक बहुत प्यारा जजमेंट है, इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर वर्सेस मोहल्ला, जिसके अंदर इनकम टैक्स की कई चीजें ऐसी सामने आई हैं। उस जजमेंट को पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि इनकम टैक्स आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। और पहली बार एक असंभव कार्य को स्टेज लाने का आशीष सर ने किया था, इसलिए धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं। एक और बात, हमारे सामने आशीष सर ने जब भी सेमिनार अटेंड किए हैं, सैकड़ों की संख्या में श्रोता रहते हैं, बड़े मनोयोग से सुनते हैं। पर आज शायद उनके जीवन की सबसे छोटी क्लास होगी, मैं सोचता हूँ। पर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ आशीष जो नाम है वो भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है। जहाँ भगवान कृष्ण है वहाँ आशीष सदैव विद्यमान रहता है। ऐसे आशीष के बीच में एक ऐसे भगवान कृष्ण के बीच में खड़े हैं, सारे अर्जुन हैं, पूरी गीता का ज्ञान दे रहे हैं। सुनने वाले उस पूरे महाभारत के युद्ध में एक छोटे से हिस्से के अंदर उस भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। सुनने वाले अर्जुन थे। आज वही स्थिति है, यहाँ अर्जुन है और दूसरी ओर कौरव की सेना खड़ी है, जो अक्सर हमारे सामने हमें परेशान करते हैं। और धृतराष्ट्र खड़ा जो गूंगी भेदी अंधी सरकार है, उनके बीच में नियत समय सीमा में काम कैसे पूरा हो। महाभारत 18 दिन में पूरा हुआ था, हमारे समय जून और जुलाई का समय है, 2 माह रिटर्न देने का समय है। नियत समय में काम कैसे पूरा हो, इस बात का भी ज्ञान देंगे। इसलिए ऐसे महारथी कृष्ण को उस महाभारत के गीता ज्ञान देने वाले आशीष सर का बहुत बहुत सम्मान, स्वागत, अभिनंदन में आए और हम सबको लाभान्वित करें। मुझे गलत नहीं बोला सर? आपके मित्रों ने बताया मेरे को सर। बहुत रिसर्च किया आपने। मैं हाईकोर्ट आता रहता हूँ। अच्छा, धन्यवाद भंडारी जी, आपने उसी चीज परिचित परंपरागत अंदाज में सर का परिचय दिया है जिसके लिए आप विख्यात हैं।
सर से मैं भी पढ़ा हूँ और आपकी सॉफ्ट स्पोकन शैली से मैं भी वाकिफ हूँ। मैं चाहूंगा कि आज उसी वाकिफ शैली को आज फिर मैं आपके मुख से सुनूंगा। अब मैं हमारे टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुनील जी रघुवंशी से आग्रह करूंगा, आप अपने अध्यक्ष उद्बोधन हमें सदन को दें। बहुत बहुत धन्यवाद जिनेश जी। सर्वप्रथम आज इंदौर से हमारे बीच में पधारे मुख्य वक्ता आदरणीय एडवोकेट श्री आशीष गोयल सर, आदरणीय सीए प्रतीक अग्रवाल जी, टीपीए के आप सभी वरिष्ठ जन, सम्माननीय एवं मेरे प्रिय प्रोफेशनल साथियों, आप सभी का टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन धार की ओर से हार्दिक स्वागत है। कर व्यवस्था किसी भी राष्ट्र की आर्थिक रीढ़ होती है और समय के साथ उसका परिवर्तन स्वाभाविक होता है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट केवल एक नया अधिनियम नहीं है, बल्कि भारत की कर व्यवस्था को अधिक सरल, स्पष्ट और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। हम सभी टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए यह समय अवसर और उत्तरदायित्व दोनों लेकर आया है। अवसर इसलिए कि हम स्वयं को नए कानून के अनुरूप और अधिक सक्षम बना सकें, और उत्तरदायित्व इसलिए कि हमारे मार्गदर्शन पर हजारों करदाताओं एवं व्यवसायों के निर्णय निर्भर करते हैं। आज के दौर में कानून की जानकारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि निरंतर सीखना, स्वयं को अपडेट रखना और तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से हमारी एसोसिएशन समय समय पर ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आयोजित करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मुझे विश्वास है कि आज का यह सेमिनार हम सभी को एक नई दिशा, नई समझ और नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। कहते हैं हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। पर आज हमारे लिए जमीन और आसमान हमारे आशीष गोयल सर भी हैं और वक्त आ गया है अब आपको सुनने का। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे आज के सेंटर प्लीज हमारे आशीष गोयल सर को आप आए और अपना वक्तव्य प्रदान करें। आज का सेशन 2 पार्ट्स में, पहले सेशन है, उसके बाद फिर एक सेकंड सेशन बाद में। टीपीए के अध्यक्ष आदरणीय सुनील जी, प्रतीक अग्रवाल जी, भंडारी साहब, आपने बहुत ही कमाल का और बहुत रिसर्च करके जो मेरे बारे में जानकारी दी। सभी सीनियर्स और मेरे सभी मित्रों, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले कि आपने मुझे आमंत्रित किया और जो भी मेरी लिमिटेड जानकारी है इनकम टैक्स के विषय में, उसको मुझे आपसे साझा करने की मौका दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, मैं बताता हूँ कि जब मैं 2008 का आपने जो भी किस्सा छेड़ा है, तो 2007 या 8 में जब मैं मुंबई जाना था, जैसा आपने बताया, और मतलब बड़े मज़े की बात यह है कि उस समय कर्फ्यू था इंदौर में, और हमें ये बताया गया था कि कर्फ्यू इंदौर में इसलिए था क्योंकि धार में झगड़े हो गए। तो आज मैं वहीं आ गया सर वापस, और रितेश अग्रवाल साहब ने वो पूरी जगह भी मुझे विजिट कराई, जहाँ जो उसका पूरा मूल जगह थी जहाँ पर वो विवाद था, और फाइनली जो भी विवाद है उसका निराकरण हुआ। तो सर, आयकर अधिनियम 1961 बड़ा ही अच्छा अधिनियम था, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अब उसको रिप्लेस कर दिया है विद इनकम टैक्स एक्ट 2025। मैं थोड़ी सी उसकी कहानी बताता हूँ, और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरी कुछ हालत है,
2004 से लेके 2026 तक, अभी 20-22 साल से, और उससे पहले जब मैं स्टूडेंट था तो करीब पिछले 22-25 साल से मैं इनकम टैक्स पढ़ता रहा, अलग अलग रूप में, स्टूडेंट के रूप में, अपने केस के संबंध में, जैसे भी पढ़ाने के लिए पढ़ता रहा, जिस भी रूप में। तो वो इतनी मेहनत से, जो 25 साल की मेहनत थी, वो खत्म हो गई और अब नए सिरे से वापस कहानी चालू हो जाती है, नए सिरे से पढ़ना है। और हम सबकी यही परिस्थिति हो सकता है, किसी को 10 साल हुए, किसी को 5 साल हुए, किसी को 30 साल 40 साल हुए इनकम टैक्स पढ़े हुए, और इस सब के बाद वापस हम उसी परिस्थिति पे आ गए हैं कि अब नए सिरे से वापस से नया कानून पढ़ना है। मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि जैसे मैंने 2004 में सीए किया, उसके बाद इनकम टैक्स मेरा विषय रखा मैंने, तो समस्या ये है कि मेरे सीए बनने के बाद कानूनों में बहुत तब्दीली आ गई, खासतौर पे पिछले 10, 12, 13 साल में। जैसे कंपनी लॉ चेंज हो गया, जीएसटी आ गया, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बेचारा 2012 में सीए हुआ, उसने पूरे सीए में कंपनी लॉ पढ़ा और सीए बनते से कंपनी का नया कानून आ गया। फिर 2-3 साल हुए, जीएसटी आ गया, एक्साइज वगैरह जो पढ़ा था, सर्विस टैक्स, वो सब हट गया। फिर थोड़े और साल हुए, इनकम टैक्स हट गया। तो उसका सीए का कोर्स तो पूरी तरह से बदल चुका है। ऐसे ही हमारे कर सलाहकारों का जो इतनी मेहनत से उन्होंने कानून पढ़ा, सब नए सिरे से अपने को पढ़ना है। और आने वाले कुछ महीने, कुछ सालों तक जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारी क्लाइंट की, हमारी सबसे बड़ी समस्या कुछ सालों तक रहने वाली है, वो ये है कि सेक्शन नंबर जो हमारे मन में रचे बसे हैं, उनको वापस से भूलना, फिर याद करना नए, वो बड़ा मुश्किल है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करेंगे, उदाहरण के तौर पे 263 सेक्शन, 263 मतलब रिवीजन, पर अब 263 का मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न। और इनकम टैक्स रिटर्न अपने दिमाग में आता है, अपने दिमाग में सेक्शन आता है 130 में। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, जो हमको नए सिरे से इस कानून को पढ़ना है, समझना है और याद रखना है। बहुत बड़ी समस्या है। पर मैं इसको दूसरे एंगल से भी अब मैं कह सकता हूँ कि देखिए, ये समस्या तो है, पर अगर हम उसको प्रैक्टिकली आज के दौर में देखें, तो आजकल अब जो युवा पीढ़ी है खासतौर पे, और जो अब जैसे गूगल पे सर्च वगैरह होती है, तो अब चीज़ों को हम सेक्शन नंबर से ना याद रखते हुए ज़्यादा रेफरेंस से याद रखते हैं कि अच्छा ऐसा तो कहीं तो लिखा हुआ है, और फिर उसको आप ढूंढेंगे तो बड़े आराम से मिल जाएगा कि अच्छा रिटर्न के बारे में नए एक्ट में कहाँ लिखा है, तो आप आराम से उसको गूगल करके देख सकते हैं। तो ये भी एक उसका दूसरा पक्ष है कि अब सेक्शन नंबर शायद हमको आगे इतने याद रखने ही ना पड़े। तो एनीवेज, जो पूरी कहानी है नए एक्ट की, अगर मैं उसको बहुत शॉर्ट में समराइज करूँ कि कहानी कहाँ से चालू हुई, तो 2024 की बात है। 2024 में हमारी निर्मला सीतारमण मैडम, जो उन्होंने बीड़ा उठाया था नए एक्ट लाने का, तो वो 2024 में उन्होंने बजट देते समय 23 जुलाई 24 को उन्होंने कहा था कि जो अभी का एक्ट है, उस एक्ट में बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए क्यों ना पूरे एक्ट को हम एक बार रीथिंक कर लें। और जब ऐसी बातें थी कि रीथिंक कर ले, मतलब फिलोसॉफी ये थी कि कुछ हल्के फुल्के बदलाव आएंगे, कुछ जैसे कुछ रिडंडेंट प्रोविजंस है वो हटा दिए जाएंगे, कुछ भाषा को आसान किया जाएगा। ये विचार नहीं था कि नया ही एक्ट लेकर आया जाएगा, ऐसी बात नहीं चल रही थी कि नया ही एक्ट लाया जाएगा। बट कुछ लोगों का कहना था नहीं, बैकग्राउंड में वर्किंग चल रही है, नया एक्ट लाया जाएगा। तो वो डिस्प्यूट एक चल रहा था कि नया एक्ट आएगा या फिर पुराने एक्ट में कुछ तब्दीलियां होंगी। और उन्होंने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ था सब चीजें कि आप, हर व्यक्ति देश का सजेशन दे सकता है, कोई भी व्यक्ति उस वेबसाइट पे जाके अपने सजेशन दे सकता है कि ये प्रावधान को चेंज करना चाहिए, इसमें इसको सिंपल करना चाहिए, ये रिडंडेंट प्रोविजन है इसको हटा देना चाहिए। सबके लिए ओपन फील्ड रखी। फिर अगला बजट आया 2025 का, 24 से 25 का समय ऐसे ही निकला कंफ्यूजन में कि क्या होने वाला है पता नहीं, बस आप अपना बता दो, जो भी बातें अपनी कहते हो। फिर 2025 में 1 फरवरी 25 को उन्होंने जब बजट दिया,
तो उन्होंने कहा कि हमारा न्यू इनकम टैक्स का लॉ आ जाना चाहिए, 65 साल पुराना कानून है, नया कानून आ जाना चाहिए। तो नए कानून लाने के लिए हमने बिल वगैरह सब तैयार कर लिया है, 15 दिन में हम बिल प्रस्तुत कर देंगे। फरवरी 25 में बिल प्रेजेंट हो गया, फिर पार्लियामेंट की कमेटी को रेफर किया गया, एंड समवेयर जुलाई अगस्त में सब बिल पास हो गया। प्रेसिडेंट साहब ने उसको 21 अगस्त 2025 को साइन कर दिया। पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर आपने कभी उसको एक्ट से पढ़ा तो शुरू में ही लिखा रहता है कि ये पास हुआ था 24 सितंबर 1961 को, ठीक है, 24 सितंबर 1961 को, और अभी वाला पास हुआ 21 अगस्त 2025 में। तो बड़ा एक हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल दिन था जिस दिन नया एक्ट ये पास हुआ। तो दैट वाज व्हेन, फिर अभी देखिए हम, मेरा मन ये हमेशा था, ऐसा हो सकता है आप सबका भी ऐसे मन में विचार आया हो कि अभी तो एक्ट ही पास हुआ, मतलब जब बिल आया तब तो ऐसा लगा अभी तो बिल ही आया है, अभी थोड़ी कोई एक्ट बन जाएगा। पहले भी एक आध दो बार प्रयास कर चुके हैं, कोई एक्ट थोड़ी आ जाएगा। फिर चलो बिल पास हो गया, एक्ट बन गया, अभी तो एक्ट ही पास हुआ है, अभी थोड़ी ना लागू हो जाएगा एकदम से। अभी तो रूल्स आने हैं, फॉर्म्स आने हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, सबको जानकारी दी जानी है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा एकदम से। तो पर दिसंबर की बात है, दिसंबर के बाद उन्होंने बकायदा उसके रूल्स भी दे दिए, और फिर बजट आया 1 फरवरी को, और उन्होंने कह दिया कि नहीं हम कोई डिले नहीं कर रहे, 1 अप्रैल 2026 से नया एक्ट लागू कर। तो कोई डिले नहीं हुआ। मैडम ने एक बार ठान लिया, हम सबको पता है कि मैडम का फिलॉसफी क्या है और अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट की फिलॉसफी क्या है। एक बार तय कर लिया तो वो तो करना ही, तो उन्होंने तय कर लिया नया एक्ट लाना है, 26 से लागू करना है, 26 से लागू हो गया। 1 अप्रैल 26 से हमारे सामने नया एक्ट है, और नया एक्ट आया, उसमें भी 87 अमेंडमेंट आ गए। जो अभी बजट आया उसमें 87 अमेंडमेंट नए एक्ट में भी ले आए। तो अपना तो जीवन हमेशा अमेंडमेंट और बजट और इसी में चलता रहता है। एक छोटी सी मैंने प्रयास किया था कि दुनिया भर में इनकम टैक्स का इतिहास क्या है, कब से आया इनकम टैक्स। तो बहुत पुराने इतिहास में तो चाइनीज कोई डायनेस्टी की बात पढ़ी मैंने, बाकी 200-250 साल पहले 1798 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उस समय वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज में इनकम टैक्स आया था पहली बार। उसके पहले इनकम टैक्स नहीं होता था, सेल्स टैक्स और वो काफी पुराने होते थे। कस्टम ड्यूटी सबसे पुराना कानून है दुनिया का। इनकम टैक्स जो है वो मॉडर्न इतिहास में 200-250 साल पहले आया था 1798 में। वो भी टेम्पररी था क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो नुकसान हुआ, खर्चे हुए, उसको फंड करने के लिए था। 10-15 साल रहा, वो खत्म हो गया, और फिर आया, फिर खत्म हो गया। फिर फाइनली दुनिया भर में इनकम टैक्स है, जैसे अपने यहाँ भी है। भारत में भी आपको जानकारी होगी सर, आप सबको पता ही होगा कि 1857 की जब लड़ाई हुई थी, म्यूनिटी वॉर जो हुई थी, तो उस वॉर के म्यूटिनी वॉर जो हुआ था, तो उसमें जो मिलिट्री का नुकसान हुआ था 1857 की लड़ाई में, तो उसके लिए टेम्परेरी वो इनकम टैक्स लेके आए थे कि टेम्परेरी 2-3 साल में ये इस लॉस को रिकवर करेंगे, और 110% तक का इनकम टैक्स रखा था उन्होंने, नाम कुछ और ही रखा था। फिर 2-3 साल में खत्म हो गया, फिर आया, फिर खत्म हो गया। फिर फाइनली 1886 में इनकम टैक्स का पहला फुल फ्लेजेड कानून आया था। कोडिफाइड लॉ जो इनकम टैक्स का आया था वो 1886 में आया था। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बात हुई थी कि अब तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत छोड़ के चले जाएंगे ये लोग, ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी। हमने अपने सैनिक दिए थे, उन्होंने कहा था वर्ल्ड वॉर हो जाए तो हम चले जाएंगे, और इनकम टैक्स तब खत्म कर दिया गया। फिर 1918 में एक छोटा सा कानून आया, 1 आध साल रहा वो। फिर 1922 में फाइनली इनकम टैक्स एक्ट आया था, जो काफी सालों तक चला था, 1922 से 61 तक, और फाइनली 1961 वाला एक्ट हम सबने पढ़ा है, और अब 2025 वाला एक ऐतिहासिक एक्ट है जो आ गया है। और जब ये एक्ट आया नया वाला, तो इसमें जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, हम कह सकते हैं, मार्केटिंग की इस एक्ट की कि देखो नया एक्ट कितना बढ़िया है, कितना सिंपल है। तो उनकी मार्केटिंग जो थी, उनका तरीका जो था बताने का कि हमने बहुत मेहनत से
ये नए एक्ट को बनाया है। तो एक चीज उन्होंने बताई कि 60,000 मैन आवर्स लगे हैं इस नए एक्ट को बनाने, 60,000 मैन आवर्स। तो बहुत मेहनत से उन्होंने पूरे एक्ट को रीड्राफ्ट किया, और इसको रीड्राफ्ट करने में उन्होंने पुराने एक्ट के 823 पेजेस थे, उसको उन्होंने कम करके 622 पेजेस में तब्दील कर दिया। पुराने एक्ट में 47 चैप्टर थे, नए एक्ट में केवल 23 चैप्टर रह गए। पुराने एक्ट में 819 रिलेवेंट सेक्शंस थे, नए एक्ट में 536 रह गए। शेड्यूल 14 थे, अब शेड्यूल 16 हो गए, क्योंकि बहुत सारी चीजों को एक्ट से उठा के शेड्यूल में डाल दिया गया है, जो अपन चर्चा करेंगे जिसमें कुछ 5,12,000 वर्ड्स थे पुरानी एक्ट में, नए एक्ट में 2,60,000 वर्ड्स ही रह गए हैं। ये सब उन्होंने बताया। अब पिछले साल जब आया था तब 2,60,000 थे, अभी बजट के बाद मैंने बताया 87 अमेंडमेंट्स आ गए, तो थोड़े वर्ड बढ़ गए, मतलब अब हो सकता है 2,62,000 हो, और हो सकता है 8-10 साल बाद जब धार में आप मुझे बुलाओ तो मैं कहूँ कि देखो अभी नए एक्ट में 5,12,000 शब्द वापस हो गए हैं, नया रिकॉर्ड भी बन सकता है कि ज्यादा शब्द हो जाए। जीएसटी जब वो लाए थे तो जैसा था कितने अमेंडमेंट्स उन्होंने कर दिए, तो हमको कुछ पता नहीं कि अभी क्या करेंगे। वो अमेंडमेंट तो आ नहीं। एक प्रयास और हुआ था सर 2009 में, वो प्रयास ये हुआ था कि हम डायरेक्ट टैक्स कोड लेकर आए। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हमारी जानकारी के लिए। उस समय टू माय मेमोरी प्रणब मुखर्जी साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, एस प्रणब मुखर्जी साहब थे, और प्रणब मुखर्जी साहब ने एक नया बिल लेकर आए थे, डायरेक्ट टैक्स कोड बिल, उसका भी ड्राफ्ट फॉर्म में लेकर आए थे। उनका कहना था कि अब एक्ट पुराना हो गया, उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। तब कंपनीज एक्ट, जीएसटी और इनकम टैक्स, ये 3 विषयों पर उनका प्रयास था कि इनको रिप्लेस करके नया लॉ लेकर आते हैं। तो इनकम टैक्स के लिए वो डायरेक्ट टैक्स कोड बिल लेकर आए थे 2009 में, और उस समय की बात है कि ये जो 2009 वाला बिल है ये फाइनली पास नहीं हुआ, पर एनीवेज 2013 में उसको स्क्रैप कर दिया कि अब ये नहीं जरूरत है। तो 2009 वाला जो बिल था, पर वो उसका नाम था डायरेक्ट टैक्स कोड। तो मैं उसी पर अपनी बात को एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि वो इनकम टैक्स एक्ट नहीं था, वो डायरेक्ट टैक्स कोड था। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों, इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है, एक्ट, और वो कोड लेकर आ रहे थे, डायरेक्ट टैक्स कोड, एक्ट की जगह कोड क्यों लेकर आ रहे थे? दैट वाज एक, मतलब मेरे मन में सवाल उठा, तो मैंने उसको स्टडी करने की कोशिश की कि एक्ट और कोड में क्या अंतर है। जैसे कई सारे कानून होते हैं ना, कोड होते हैं, जैसे इंडियन पिनल कोड हुआ करता था। तो कोड क्या होता है? तो कोड बेसिकली कई सारे कानूनों का एक साथ, एक कई विषयों पर जो कानून होते हैं उसका एक सिंगल लॉ अगर बन जाता है तो वो कोड होता है। जैसे इंडियन पिनल कोड में अलग अलग तरह के गुनाहों के लिए एक सिंगल कानून, तो वो इंडियन पिनल कोड हो गया। ऐसा होता है कि कई सारी एक अलग अलग विषयों पर एक सिंगल कानून बना दिया तो वो कोड हो गया। तो उस समय जब इनकम टैक्स का कानून को ला रहे थे 2009 में, तो वो इनकम टैक्स और उस समय होता था वेल्थ टैक्स, इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल कानून ला रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा था डायरेक्ट टैक्स कोड। पर अब वो वेल्थ टैक्स तो वैसे ही खत्म हो गया, तो अब जो लेकर आए वो इनकम टैक्स एक्ट लेकर आए। नए एक्ट को लाते समय उन्होंने कुछ ग्राउंड रूल्स रखे हैं, जो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे बेस प्रिंसिपल्स हैं। एक है कि हम जो रिडंडेंट प्रोविजंस हैं उनको हटा देंगे, जो काम के नहीं है, रिडंडेंट हो गए। जैसे 32A में इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता था 2001 से पहले, अब 2001 से पहले मिलता होगा, अब आज तो खत्म हो गया वो, पर एक्ट में रखा था उसको, अब नए एक्ट में उसको हटा देते हैं। 80JJ, JJA, HH, HHC, ये सेक्शनों की कोई जरूरत नहीं है, पुराने एक्ट में होते थे, वो धाराएं खत्म हो गई 2001, 2005 में, तो अब उनका क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं है, अब उनको हटा देते हैं इस माइंडसेट से। दूसरा उनका कहना था रीऑर्गेनाइजेशन। कई चीजें इधर उधर स्कैटर्ड है, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रोविजन 11 to 13 में दिए हैं, है ना, पुरानी एक्ट की बात करो, 11 to 13 में दिया हुआ है चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट का, फिर कहीं और दिया है 115BD ऐसा सेक्शन, तो अलग अलग जगह वो दिया हुआ था।
तो उसको एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर दें, एक ही जगह पर चीजों को मर्ज कर दिया जाए, ये उनकी फिलोसॉफी थी। फिर सिंप्लीफाइड क्रॉस रेफरेंसिंग, क्योंकि वहां पे पुरानी एक्ट में प्रोविजो और वो सब बहुत हो गए थे, तो उनको सिंप्लीफाई करते हुए नए एक्ट में क्रॉस रेफरेंसिंग सिंपल हो गई, क्योंकि वो सब हटा दिए। और टेबल और फॉर्मूला आपने नए एक्ट में जरूर से देखा ही होगा सर, नए एक्ट जहां भी हम जाते हैं उसकी बात चर्चा होती है। तो जैसे आप देखेंगे कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन था, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का एक टेबल आ गया, धारा 58 में एक टेबल दे दिया होगा। टीडीएस तो अभी 1 अप्रैल से लागू हुआ नया एक्ट, तो हम सबने देखा उसको, तो टीडीएस जैसे है, तो वो टीडीएस हम देख सकते हैं कि टीडीएस का एक टेबल बनाया एक्ट में, सेक्शन 393, उसमें टीडीएस सिंपली एक टेबल के रूप में दिया गया है। तो ये इस तरीके से उन्होंने चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया है। अब ये तो कोई एक्ट की बात है, ये एक्ट की बेसिक बात है। अब मेरे ऊपर आने वाले 1.5-2 घंटे जितने भी मुझे आप देंगे, उसमें मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं पूरा इनकम टैक्स एक्ट आपको पूरा आपसे उसकी चर्चा करूं। जो इनकम टैक्स एक्ट मैंने पिछले 25 सालों में पढ़ा और अभी भी मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता, जो आपने जीवन भर अपने उसको दिया, ठीक है, वो एक्ट नया एक्ट आ गया, तो मेरे को उसको 2.5-3 घंटे 2 घंटे में उसको पूरा आपके सामने रखना है, जो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं उसको फटाफट से बताते चलूंगा। और उसके पहले मैं आपको 2-3 छोटी छोटी बातें हैं वो बता देता हूँ। नए एक्ट में उनका एक ग्राउंड रूल ये भी था कि पुरानी एक्ट में बहुत सारे प्रोविजो थे, वो प्रोविजो हमने हटा दिए, प्रोवाइडेड दैट ऐसा प्रोविजो जो लिखे हुए थे, वो करीबन 700 प्रोविजो थे, इनको हमने हटा दिया, नए एक्ट में हटा दिया और इनको मेन सेक्शन में मर्ज कर दिया। इसी प्रकार से उनका ये कहना है कि नई एक्ट में हमने जो भी एक्सप्लेनेशन थे, एक्सप्लेनेशन नीचे लिखे रहते जो, वो भी हटा दिए हैं और उनको भी मेन सेक्शन में मर्ज कर दिया। तो ऐसे करीबन 2000 प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन को मेन सेक्शन में उन्होंने डाल दिया, सब क्लॉज बना दिए, मतलब सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 ऐसे में ही उनको डाल दिया, अलग से नहीं डाला। पर इससे क्या होने वाला है कि आने वाले सालों में लिटिगेशन बहुत होने वाला है, लिटिगेशन इससे होने वाला है। अपन ने क्या सुना इनकम टैक्स एक्ट के बारे में कि नया एक्ट आया, कोई चेंज नहीं, मतलब एक सिंपल बात है। हो सकता है 2 घंटे में मैं भी ये 10 बार बोलूं कि नए एक्ट में कोई चेंज नहीं, क्योंकि नए एक्ट में कोई चेंज नहीं, ठीक है। पर मैं आपको आज बताऊंगा कि ज्यादा नहीं, 150-200 चेंजेस है, वो मैं आने वाले 1.5-2 घंटे में प्रयास करूंगा उसको एड्रेस करने का। और वो चेंज है, अपन कह सकते हैं कि एक छोटी सी बात है, टिप है वो आइसबर्ग का, बड़ी सी बात का। और वो इसलिए टिप है क्योंकि ये जो प्रोविजो हटा दिए, एक्सप्लेनेशन हटा दिए, इनके कारण क्या होगा कि लिटिगेशन होगा। क्यों होगा, देखिए मैं आपको अपने सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक मेन सेक्शन है, उसका एक प्रोविजो, तो प्रोविजो जो होता है उसका एक पढ़ने का, उसको इंटरप्रेट करने का एक तरीका होता है। प्रोविजो मेन सेक्शन के साथ पढ़ा जाता है, मेन सेक्शन का एक एक्सेप्शन होता है और मेन सेक्शन से ज्यादा उसका स्कोप नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट उसका स्कोप नहीं हो सकता। अब अपन कह रहे हैं कि प्रोविजो हटा दिया और एक मेन क्लॉज ही बना दिया, सेक्शन ही बना दिया, तो मतलब ये हो गया कि वो इंडिपेंडेंट हो गया, वो मेन सेक्शन का हिस्सा नहीं है, वो मेन सेक्शन का एक्सेप्शन भी नहीं है, इंडिपेंडेंट उसका इंटरप्रिटेशन है, उसका स्कोप भी ज्यादा हो सकता है। तो आने वाले 10-20 सालों में जब लिटिगेशन इन विषयों पे होगा, तो वो जितने भी हटाए ना 2000 प्रोविजो एक्सप्लेनेशन, वो सबको लेकर आगे लिटिगेशन होगा। मैं एज अ एडवोकेट ये प्रयास करूंगा कि मैं अपने क्लाइंट के हित में इंटरप्रेट करूं। देखो अपना जो भी टैक्स प्रैक्टिशनर्स अपन होते हैं, मैं ऐसा कहता हूँ कि अपना प्रोफेशन जो होता है वो होता है कि इनकम टैक्स का लॉ पढ़ो, समझो और उसकी ऐसी तैसी करो, उसकी ऐसी तैसी करो, कानून की ऐसी तैसी करो। तो आने वाले 10-20 सालों में मैं यही करूंगा कि इसको पढ़ा, फिर मैंने पुरानी एक्ट से देखा, देख के ये समझा कि अच्छा ऐसा इंटरप्रिटेशन ठीक रहेगा अपने क्लाइंट के लिए, ऐसा पढ़ेंगे तो ज्यादा अपने क्लाइंट का टैक्स बचेगा, तो वैसा इंटरप्रिटेशन में करने का प्रयास करूंगा। तो मैं कई बार ये प्रयास करूंगा कि देखो ये प्रोविजो तो मेन सेक्शन से अलग है, इसको अलग से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, ऐसे मैं प्रयास जरूर करूंगा, सबको करना चाहिए।
तो बहुत लिटिगेशन इसमें हो सकता है। और जो अभी मैंने 5 मिनट पहले बतलाया सर कि नए एक्ट में 536 सेक्शन है, ऐसा भी बात नहीं। पर मैं आपको बतला देता हूँ, हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारे लिए नए एक्ट में 1367 सेक्शन। वो इसलिए है क्योंकि जब भी हम नए एक्ट को पढ़ेंगे तो हमको पुराने एक्ट के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा कि पहले क्या था जो अपन इतने साल तक पढ़ चुके हैं, फिर वापस उसके साथ तो वो क्या था और ये क्या है और क्या चेंज हुआ, उससे क्या इफेक्ट होगा। तो अपने लिए नए एक्ट में 1367 सेक्शन है जो अपने को 10 साल तक पढ़ देगा। उसके बाद फिर नया एक्ट सच में लागू हो जाएगा। ये अपन ऐसी जनरेशन है जो ट्रांजिशन है, उनका हर जो होता है वो पुराना भी पढ़ना है, नया भी पढ़ना है, पुराने एक्ट में क्या था, नए में क्या है, सब ऐसे ही लिटिगेशन करना है। अब इनकम टैक्स है, अब मैं सीधे आ जाता हूँ एक्ट पे और प्रयास करता हूँ थोड़ा सा एक गति रखते हुए कि नए एक्ट को आने वाले 1.5 से 2 घंटे में पूरी तरह से आपके सामने रखूँ। तो नए एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मतलब जो एक्ट में ठीक है उसका प्रस्तावना, क्या कह सकते हो, प्रस्तावना। तो उसमें शुरू में लिखा हुआ है कि ये एक्ट जो है ये क्या है। तो उन्होंने लिखा है दिस एक्ट इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ ऑफ इनकम टैक्स। दिस एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ ऑफ इनकम टैक्स, जैसा इसके पुराने एक्ट में भी लिखा हुआ है। मतलब पुराना एक्ट उन्होंने कंसोलिडेट कर दिया, पुराना एक्ट अब खत्म हो गया, इसी एक्ट में मर्ज हो गया, कंसोलिडेट मर्ज हो गया और अमेंड हो गया, चेंज हो गया, चेंज होकर नया एक्ट बन गया। तो ये इस एक्ट का फिलॉसफी है, कंसोलिडेटेड अमेंड। पुराना एक्ट खत्म होके इस एक्ट में मर्ज हो गया। पर वो जो पुराना एक्ट खत्म हुआ, रिपील हो गया, खत्म हो गया, उसको खत्म करने में भी उन्होंने पूरा एक बड़ा डिटेल प्रावधान लिखा है कि ये चीजें अभी भी बच जाएंगी। आखिरी में इसकी मैं बात करूंगा सेमिनार के सेक्शन 536। ठीक है, हो सकता है आपने में से कई लोगों ने अभी 2-3 महीने हो गए नए एक्ट आए हुए, तो 536 सेक्शन को कहीं ना कहीं देख लिया हो कि अच्छा इसका क्या होगा। तो वो 536 सेक्शन में बताया है कि इन विषयों पे क्या होगा, कि पुरानी एक्ट खत्म होने के बाद भी क्या होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन ले लिया था 5 साल का और अभी तो 2 ही साल हुए थे, तो अब 3 साल बच गए थे और एक्ट ही चेंज हो गया, तो अब क्या बचे हुए 3 साल का चल जाएगा या वापस लेना पड़ेगा। ये सब 536 सेक्शन में लिखे, ऐसे 50 इशू है इसमें। अब सेक्शन 1, किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 होता है जिसका नाम होता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये यहाँ पे लिखा है, ये एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये होल ऑफ इंडिया पूरे भारत में लागू होगी, जम्मू कश्मीर में भी होगी। ठीक है, जब यहाँ कोई झगड़ा था ही नहीं। इनकम टैक्स वाले क्या होते हैं, उनका ये फिलोसॉफी होता है सबसे लेना है, कोई को उसमें सब बराबर है, सब भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में रहते हो तो भी आप भारत का हिस्सा, आपको इनकम टैक्स लगेगा, पहले से था। और सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट इट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 26। अब यहाँ पे एक पॉज, ये एक्ट कब से लागू हुआ, 1 अप्रैल 26, और अपन उसके आगे आ गए। तो ठीक है, अब आज के दिन ये एक्ट लागू हो रहा है, अभी अपन जुलाई में रिटर्न भरेंगे, है ना, अपन सब तैयारी कर रहे हैं, क्लाइंट भी आने लग गए अब तो अब वो रिटर्न कौन सी एक्ट में भरे जाएंगे, पुरानी एक्ट में, नई एक्ट में, पुरानी एक्ट में। क्यों? क्योंकि वो रिटर्न भरे जाएंगे असेसमेंट ईयर 26-27 के। बहुत कंफ्यूजन है 1-2 साल असेसमेंट ईयर और यहाँ पे क्या शब्द है, टैक्स ईयर, असेसमेंट ईयर, बड़ा कंफ्यूजन है। अभी आप रिटर्न भरेंगे असेसमेंट ईयर 26-27 के, ठीक है, जो पुरानी एक्ट के हिसाब से भरे जाएंगे। तो ये सेमिनार का टाइमिंग बहुत अच्छा है, पर इसके बाद आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये सब अगले साल की जुलाई के लिए। हालांकि कई सारे प्रावधान जैसे टीडीएस है सर, कई सारी चीजें हैं जो अभी से, अभी एडवांस टैक्स आएगा तो उस सब के लिए अपने को वो सब चीजें प्लानिंग अभी से करनी है, तो इट इज अप्रोप्रिएट है। पर ये जो भी अपन बातें कर रहे हैं ये अगले साल के रिटर्न्स के लिए, 31 जुलाई 27 के रिटर्न्स के लिए। तो जी ये एक्ट आया, इसका ये बेसिक 3 चीजें थी।
किसी भी एक्ट में मोटे तौर पे 3 चीजें होती है, कोई भी टैक्स के कानून में 3 चीजें होती है, चार्ज, कंप्यूटेशन और प्रोसीजर्स। टैक्स कब लगेगा? टैक्स लगेगा तो कंप्यूटेशन कैसे होगा? कंप्यूटेशन मतलब किस वैल्यू पे और किस रेट पे लगेगा। जैसे इनकम टैक्स की वैल्यू होती है टोटल इनकम और रेट जो बजट में आते हैं, तो किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा और किस रेट पे लगेगा। और फिर प्रोसीजर्स, पैन लेना, रिटर्न भरना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, असेसमेंट, अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन, टीडीएस, है ना, ये सब चीजें, जेल, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी, व्हाटएवर इट इज, ये सब हो गया प्रोसीजर्स। तो ये 3 मोटे विषयों में अपन को बात करनी चाहिए कोई भी टैक्स लॉ की। तो अब पहला विषय आता है चार्ज, इनकम टैक्स कब लगेगा। तो इनकम टैक्स लगने का, इनकम टैक्स में पुरानी एक्ट में 3-4 वेरिएबल थे। पर्सन्स पे इनकम टैक्स लगता था। जब मैं सीए कर रहा था ना, तो पहले दिन मैंने क्लास ज्वाइन की, उन्होंने मुझे यही सिखाया कि इनकम टैक्स में पर्सन होता है, पर्सन्स पे इनकम टैक्स लगता है, पर्सन इनकम कमाता है तो इनकम टैक्स लगता है। तो यही इसी स्टाइल से अपने को पढ़ना पड़ेगा एज अ क्लासरूम, नए सिरे से नए एक्ट को। और नए सिरे से पढ़ने में बहुत सारी बातें तो पुरानी हैं, पर जो नई बातें हैं उसको मैं जरूर हाईलाइट करते हुए चलूंगा। पर जो चेंज नहीं हुआ है वो भी पता होना चाहिए कि इसमें तो कुछ नहीं हुआ, ताकि हमको क्लियरिटी रहे। तो मैं पूरी बात को शुरू से आखिरी तक एड्रेस करने का प्रयास करूंगा। तो इनकम टैक्स लगता है साहब पर्सन्स पे। पर्सन की डेफिनेशन पुरानी एक्ट की हमको सबको पता है, सेक्शन 231, 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स होते थे, हम बहुत अच्छे से पता है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म वगैरह होते थे। अब नए एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन की धारा बदल दी है 277। सेक्शन 2 में डेफिनेशन होती है, अभी भी डेफिनेशन सेक्शन 2 में है। पहले 50 सब सेक्शंस थे उसमें, अब 110, 120 सब सेक्शंस है। पर वो एक्चुअली पहले भी 110-20 थे, वो विद इन थे ना 219A, 219AA, 219AB, और वो सब इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो गई। तो अब देयर आर अराउंड 120 सेक्शन डेफिनेशन समवेयर। अब उसमें जो है 277 पर्सन की डेफिनेशन है, सेम है, वही 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन, वही इंडिविजुअल, वही कंपनी, वही फर्म, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, वैसा का वैसा, कोई चीज। तो उसमें मुझे कोई बात नहीं करनी। पर्सन इनकम कमाएंगे तो इनकम टैक्स लगेगा जी। इनकम की डेफिनेशन 224 थी, अब इनकम की डेफिनेशन 249 है। वही डेफिनेशन, इनकम की डेफिनेशन पहले इंक्लूसिव थी कि ये कॉमन सेंस में जो इनकम है वो भी इनकम है, यहाँ भी वैसे ही है, कॉमन सेंस में जो इनकम है वो भी इनकम है। वो बहुत सारी चीज़ों को इनकम मान लिया गया है, जैसे कैपिटल गेन, गिफ्ट, डिविडेंड, प्रोविडेंट फंड, ऐसे कई सारी चीज़ों को इनकम मान लिया गया है, जो पहले की एक्ट में था। जैसा अपन ने शुरू में कहा कि कोई चेंज नहीं है, वैसा का वैसे ही तो है, नए एक्ट में ज़्यादा चेंज नहीं। अगर चेंज कर देते वो, तो हो सकता है कि अपने को 15 दिन, महीने भर के सेशंस रखने पड़ते नए एक्ट को पढ़ने के, और वो बहुत मतलब डिजास्टर हो जाता वो। तो उनने बोला कि कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना है, वैसा का वैसा रखना है। इनकम की डेफिनेशन सेम। अब देखिए नए एक्ट में उनके मन में डर था, वो डर को उन्होंने लिखा है कानून में। डर ये था कि पुरानी एक्ट में जैसे एक चीज कोर्ट का फैसला आ गया था कि भाई ये इनकम, नई एक्ट को लिखते समय ये कंफ्यूजन हो गया किसी को कि ये इनकम है या नहीं, है ना, कोई कंफ्यूजन हो गया। तो क्या होगा, टैक्स पेयर तो आर्ग्यू करेगा, असेसी आर्ग्यू करेगा कि साहब ये तो इनकम है ही नहीं। भले पुरानी एक्ट में इनकम था, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज होने के कारण नई एक्ट में ये इनकम नहीं है, और इनकम नहीं है तो मुझे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। करदाता तो हमेशा यही प्रयास करेगा ना कि मैं इंटरप्रिटेशन ऐसा कर लूं जिससे टैक्स बचा लूं, ऐसी तैसी करना है अपने को, तो अपन ने ऐसा इंटरप्रिटेशन कर लिया कि साहब इससे तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब सरकार को ये डर था कि लोग ऐसा न करें कि नए एक्ट में टैक्स न बचा लें। हम तो नहीं चाहते अनइंटेंडेड, हम तो नहीं चाहते कि साहब लोग ऐसा टैक्स बचाए पर लोग बचा न लें। तो इसीलिए सरकार ने हर जगह एक लाइन लिखी है आखिरी में, जैसे यहाँ इनकम की परिभाषा में आखिरी में लिखा है कि एनी अदर इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 224 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, मतलब
कि जो पुरानी एक्ट में इनकम थी ना वो तो है ही, कुछ छोड़ नहीं रहे हम, किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो अगर कुछ बच गया हो ना इसको लिखने के बाद जो पुरानी एक्ट में इनकम था, तो वो नई एक्ट में वो भी इनकम आप बच नहीं पाओगे, ज्यादा ही टैक्स देना है आपको, ऐसा उनकी विचार था। ठीक है, इसके बाद आता है पुरानी एक्ट में था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट। अब ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम इस चीज से थोड़ा वाकिफ होते भी जा रहे हैं। पहले एक होता था असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर होता था 1 अप्रैल से साल चालू होता था और 12 महीने का समय होता था, 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। और प्रीवियस ईयर होता था फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग दी असेसमेंट ईयर। ये पुरानी एक्ट में था और 2-2 साल थे। और मैं दिल से बता रहा हूँ, मेरे को कई महीने लगे, उसके बाद भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पड़ता था प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या है, बड़ा कंफ्यूजन होता था। और हम भी जब अपने क्लाइंट को फोन करते थे उनसे बोलते थे कि बेटा 20-21 की बुक्स लिया, तो 20-21 में दो मतलब चीजों में कंफ्यूजन होता है। 20-21 कौन सा, अकाउंटिंग वाला मतलब प्रीवियस ईयर 20-21 या इनकम टैक्स वाला 20-21, असेसमेंट ईयर 20-21 की किताब है कौन सी, ये कंफ्यूजन रहता था हमेशा। तो सरकार ने सोचा कि इस कंफ्यूजन को खत्म करो, ये 2-2 ईयर्स बड़ा कंफ्यूजन है ना, तो उन्होंने सिंप्लीफिकेशन के लिए कह दिया कि अब एक ही ईयर रहेगा, वो रहेगा टैक्स ईयर। टैक्स ईयर चलेगा। टैक्स ईयर क्या होगा, मैं अपने सिंपल भाषा में कहता हूँ, टैक्स ईयर मतलब प्रीवियस ईयर। टैक्स ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने इनकम कमाई। जिस साल आपने इनकम कमाई वो होगा टैक्स ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर नाम की चीज उन्होंने नए एक्ट में खत्म कर दी और बाकी सारे प्रावधान उसी हिसाब से चेंज कर दिए। जैसे टैक्स ईयर 26-27 जो अभी चल रहा है, 1 अप्रैल 26 से टैक्स ईयर प्रीवियस ईयर 26-27 चालू है। इसका रिटर्न हम भरेंगे कब, अगले साल जुलाई में। तो उन्होंने लैंग्वेज पहले लिखी हुई थी कि रिटर्न भरा जाता है 31 जुलाई ऑफ दी असेसमेंट ईयर। अब उन्होंने लैंग्वेज क्या चेंज कर दी, रिटर्न भरा जाएगा 31 जुलाई आफ्टर द एंड ऑफ दी टैक्स ईयर। टैक्स ईयर खत्म होने के बाद जो 31 जुलाई आएगा उसको रिटर्न करना है। ऐसी लैंग्वेज चेंज कर दी और ऐसी हर जगह कर दी। बाकी इफेक्ट ये है कि टैक्स ईयर मतलब सिंपली इट इज द फाइनेंशियल ईयर और द प्रीवियस ईयर। अब देखो, एक मैं अभी एक जगह सेशन लेने गया तो वहाँ उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ फीस लेने में बड़ी दिक्कत आती है हमको क्लाइंट से हमारे शहर में। तो अभी क्या है, ये इनकम टैक्स में इनने तो कर दिया टैक्स ईयर और ये, पर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अभी रिटर्न हम भरेंगे जुलाई में, वो भरेंगे असेसमेंट ईयर 26-27 का, अगले साल रिटर्न भरेंगे उसमें भी 26-27 लिखा रहेगा, टैक्स ईयर 26-27। तो क्लाइंट का ये कहना है कि तुमने 26-27 का ही तो रिटर्न भरा, फीस में एक ही दूंगा, 2 का है तो क्योंकि 26-27 का रिटर्न है। हमारे यहाँ क्लाइंट ऐसा है, मतलब वो उनको कन्विंस करने में हमको समस्या आएगी कि साहब ये अलग साल है, ये अलग साल है। दोनों साल 1 अप्रैल से 31 मार्च अवधि लिख देते हैं, इसकी फीस एक ही 31 मार्च अवधि लिख सकते थे सर, 31 मार्च 26 का और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि की फीस है। हाँ यस सर, डेफिनेटली सर। तो बट दीज आर ऑल मतलब समस्याएं हैं लोगों की अपनी अपनी। और इंटरेस्टिंगली सर रिटर्न्स को देखने में भी बड़ी समस्या आने वाली, क्योंकि बड़े शब्दों में लिखा रहता है 26-27, अभी असेसमेंट ईयर लिखा रहता है, अब वो टैक्स ईयर लिखा रहेगा। तो वाइल रीडिंग अपने को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि 26-27 का रिटर्न देख रहे होता है, तो बहुत प्रिसाइजली देखना पड़ेगा कि ये असेसमेंट ईयर का है या टैक्स ईयर का है। तो ये है समस्याएं जो 1-2 साल की हैं होने वाली है। अब सर अगली चीज आती है रेट ऑफ टैक्स। तो रेट ऑफ टैक्स पुरानी एक्ट में आते थे हर साल के बजट में, नए एक्ट में भी वही मैकेनिज्म कंटिन्यू है, हर साल के बजट में रेट आएंगे। रेट में भी कोई तब्दीली नहीं है, आप हम सब ने देखा उसको, वही 2 सिस्टम है, ठीक है, वो डिफॉल्ट रेजिम भी है, अदर रेजिम भी है, जो था 2.5 लाख 5 लाख, इधर 4 लाख 12 लाख तक रिबेट, वो वैसा का वैसा सिस्टम है।
इस पर भी हमारे दूसरी जगह कहीं मैं सेशन लेने गया, उन्होंने कहा मैडम जो है, पहले हमारे मेल फाइनेंस मिनिस्टर्स होते थे, ये हमारी फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है, और फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर होने के कारण उनको वैरायटी पसंद है। फिर साड़ी की दुकान पर जाते हैं, उनका कहना नहीं और वैरायटी बताओ, तो ऐसे वो लोगों को चॉइस दे दी, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा आपको स्लैब सिस्टम, ये लो एक और वैरायटी लो, तो उन्होंने वैरायटी दे रखी है, अलग अलग स्लैब सिस्टम। तो नए एक्ट में भी अभी फाइनेंस मिनिस्टर वही है, उन्होंने वैरायटी दे रखी है, ये वाला नहीं पसंद आ रहा, ये लो एक और, अब अच्छा लग रहा है क्या, नहीं तो कोई बात नहीं। तो दैट इज द सिस्टम। अब उसके बाद आता है रेसिडेंशियल स्टेटस है। रेसिडेंशियल स्टेटस वैसे के वैसे है, उसको कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है, जनरली अपने से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं। एक छोटा पॉइंट जो परिवर्तन है वो मैं बता दूंगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है, एक या दो है परिवर्तन। बेसिक इंडिविजुअल में जो स्टेटस होते थे रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट वैसे ही हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी ऐसे ही है, एचयूएफ में भी सेम था, कंपनी में भी था रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, सब ऐसा का वैसा है, वही रूल्स हैं। 182 डेज जो अपन स्टूडेंट रहते थे तब पढ़ते थे, तो वो सब चीजें वैसी की वैसी है, कोई चीज नहीं। दो चेंजेस, एक है इंडिविजुअल में छोटा सा लैंग्वेज का चेंज, पर ये लैंग्वेज के चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले 10-12 साल तक आपको मिलते रहे। मतलब मैं एक सेशन लेके उसको नहीं कवर कर सकता, कर ही नहीं सकता, पूरे एक्ट को कैसे कवर कर सकता हूँ। तो छोटे छोटे चेंजेस आपको 10-20 साल तक देखने को मिलेंगे, और तब आपको अच्छा ये चेंज हो गया, ये तो कोई सेमिनार में कवर ही नहीं हुआ, उस एक्ट में तो ये लिखा था, यहाँ ये लिखा है, ये प्रोविजन मेन सेक्शन हो गया, इसका ये चेंज हो गया। हर जगह आपको ऐसी चीजें देखने को मिलने वाली है। जहां तक मैं देख पाया वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चेंज जो हुआ है इंडिविजुअल में, उसमें ऐसा होता था कि दो क्राइटेरिया होते थे रेसिडेंट के। एक क्राइटेरिया होता था 60 डेज, अगर आप करंट ईयर में 60 डेज इंडिया में हो और पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में हो, तो आप रेसिडेंट हो जाते हैं। और एक होता था 182 डेज, कि अगर करंट ईयर में आप 182 डेज इंडिया में हो तो आप रेसिडेंट हो जाते थे। तो अगर 182 डेज हो तो बात ही खत्म, वो नहीं हो तो 60, और पिछले 4 सालों में 365। और वो 60 डेज वाला जो क्लॉज हुआ करता था उसमें एग्जम्पशन होते थे, इन केसेस में 60 डेज वाला क्लॉज नहीं लगेगा। थोड़ी बारीकी में जाना पड़ेगा, तभी मैं चेंज बता पाऊंगा, पुराने लॉ की बारीकी में जा रहा हूँ पहले कि होता क्या था। 60 डेज वाले क्लॉज में 3 एग्जम्पशन होते थे। एक एग्जम्पशन ये होता था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है और इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन के जाता है, तो उसमें 60 डेज का क्राइटेरिया नहीं देखेंगे, 182 डेज के लिए। एक क्राइटेरिया होता था उसमें कि अगर कोई इंडियन है जो बाहर सेटल हो गया है और अब इंडिया घूमने फिरने के लिए आता है, तो 60 डेज का नहीं देखेंगे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा, अगर कोई इंडिया से बाहर जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसमें 60 डेज का क्लॉज नहीं देखेंगे। इंडिया से बाहर जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो 60 डेज का क्लॉज नहीं देखेंगे। अब इसमें उन्होंने लैंग्वेज में चेंज किया, और मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ कि कहानी क्या है। आज से 10-15 साल पहले एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सामने केस आया। झगड़ा ये हुआ था कि एक व्यक्ति इंडिया से बाहर जा रहा था, गया वो इंडिया से बाहर, उसके हाथ में नौकरी नहीं थी उस समय। जब वो इंडिया से बाहर गया तब उसके हाथ में कोई नौकरी नहीं थी। उसने सोचा वहां जाएंगे और वहां नौकरी ढूंढेंगे, जैसे दुबई लोग चले जाते, टूरिस्ट वीजा पे चले गए, वहां जाने के बाद फिर उन्होंने देखा कि अच्छा कुछ नौकरी वगैरह मिल गई तो वीजा चेंज करा लिया, ऐसा कर लेते हैं लोग। तो वो जब इंडिया से गया तो ही मतलब उसके पास उस समय नौकरी थी। इंडिया से जाने के पीछे जो ऑब्जेक्ट था वो नौकरी ढूंढना था। अब उसके लिए 60 डेज का क्लॉज का एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं उसको, ये झगड़ा चला। इनकम टैक्स वालों का कहना था कि एग्जम्पशन नहीं मिलेगा आपको, तो 60 दिन के हिसाब से आप रेसिडेंट हो जाओगे, और उसका कहना था साहब मैं तो नौकरी के लिए गया था इंडिया से बाहर, नौकरी ढूंढने गया था, इसलिए 60 दिन वाला क्लॉज का एग्जम्पशन मिलेगा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उसके फेवर में जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि 60 दिन के क्लॉज से उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा, क्योंकि भले ही वो नौकरी ढूंढने गया था, वो फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट गया। अब उन्होंने इसकी लैंग्वेज को थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दिया और उन्होंने कह दिया कि अब नौकरी ढूंढने जाओगे तो एग्जम्पशन नहीं है, नौकरी करने जाओगे।
नौकरी मिल गई और फिर जा रहे हो तो एग्जाम्पशन। छोटा सा क्लॉज है, पता नहीं हो सकता है कि अपने को कभी काम भी नहीं आए, पर चेंज है जो मुझे दिखा, मैं आपके सामने वो रखता हूं। अब अपन आते हैं सब एग्जाम इनकम पे। ठीक है, धीरे धीरे अपन नए एक्ट को पढ़ते चलते हैं और एड्रेस करते चलते हैं। तो ये है एग्जाम इनकम। एग्जाम इनकम चालू होता था नए एक्ट में सेक्शन 10 से। सेक्शन 10 में बहुत सारी एग्जाम इनकम दी हुई थी, अलग अलग छोटी मोटी, एग्रीकल्चर इनकम से चालू होकर कई सारी। फिर उसके बाद 11 to 13 आ जाता था चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट। उसके बाद आ जाता था 13A और 13B, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी और ट्रस्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट के संबंधित था। अब उन्होंने नए एक्ट में कई चीजों को एक्ट से हटाकर रूल्स में डाल दिया। एक्ट से हटा के रूल्स में या एक्ट से हटा के शेड्यूल्स में डाल दिया है, ताकि एक्ट का सिंप्लीफिकेशन हो पाए। तो जो पुरानी एक्ट में बहुत सारे एग्जाम्पशंस थे, स्कैटर्ड थे, इधर उधर थे, अब वो एक ही जगह उन्होंने कर दिए हैं। किस तरह से किए देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जो शेड्यूल है एक्ट के पीछे शेड्यूल, तो शेड्यूल 2 उसमें उन्होंने कई सारे एग्जाम्पशंस डाल दिए जो सबको मिलेंगे, है ना, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशन फुलफिल करोगे तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। इसके उदाहरण है जैसे एग्रीकल्चर इनकम, LIC का मैच्योरिटी का या क्लेम का 10D, तो ये शेड्यूल 2 में मिलेगा। क्योंकि आपको ढूंढने में थोड़े प्रॉब्लम ना आए, मैं बता रहा हूँ। फिर शेड्यूल 3, ये किसी पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को एग्जाम्पशन, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर को या HUF से उसके मेंबर को जो प्रॉफिट का शेयर मिलता है वो एग्जाम्प्ट होगा। इस प्रकार से ये एग्जाम्पशंस उन्होंने दिए, पर्सन स्पेसिफिक एग्जाम्पशंस। फिर और शेड्यूल है, एग्जाम इनकम में बहुत सारे शेड्यूल है। अगला शेड्यूल आता है शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में आता है नॉन रेसिडेंट रिलेटेड, फॉरेन कंपनी रिलेटेड एग्जाम्पशंस। फिर आता है शेड्यूल 5, इन्वेस्टमेंट फंड बिजनेस। अब देखो, आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है तो आपको चीजें बहुत अच्छी सिस्टमेटिक कर दी हुई। अभी क्या होता था, पूरे इनकम टैक्स एक्ट में 30-35 अलग अलग जगह पे प्रावधान थे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT। तो आपको रिट्स का केस कोई आ गया या रिट्स रिलेटेड कोई आपको टैक्सेशन समझना है तो स्कैटर्ड 30-35 जगह ढूंढना पड़ता था, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि अपन ने सब पढ़ लिया था। अब एक ही जगह आपको चीज देखने को मिल जाएगी कि इस जगह आप पूरा उसको देखें। ऐसे ही सिमिलर चीज आती है प्रोविडेंट फंड वगैरह, एग्जाम्प्ट पर्संस जैसे होते हैं ना, स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उनकी इनकम एग्जाम्प्ट है, तो ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी फंड वगैरह। फिर पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, उनका एक शेड्यूल बना दिया। तो हर चीज को उन्होंने अपने अपने शेड्यूल्स में बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि आप इजीली उस चीजों को एक साथ देख पाओ। तो बड़ा सिस्टमैटिक ये चीज की है उन्होंने, मेरे हिसाब से तो काफी सिस्टमैटिक है। ठीक है, नए एक्ट में एक्चुअली देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन है। मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर कोई थोड़ा बहुत एक्ट का एक अंडरस्टैंडिंग ले ले तो उसको रेडी रेकनर नहीं खरीदना है, एक्ट में उसका काम आराम से बहुत सारा हो जाएगा। अब आता है NPO। NPO मतलब चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उसका नया नाम सर उन्होंने दे दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO। तो अब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, NPOs है, उनके अलग अलग जगह स्कैटर्ड प्रोविजंस थे, जैसे 11 to 13, फिर 1023C में भी आ जाते थे चैरिटेबल रिलीजियस, एजुकेशन, हॉस्पिटल, फिर 5 करोड़ तक की रिसेट, 5 करोड़ से ऊपर, बहुत सारे थे उसमें। फिर उसके बाद आ जाता था कि जो उनका एग्जिट टैक्स है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हो जाता है तो आपको पूरी आपकी जो असेट है उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। जो भी एग्जिट करोगे आप तो पूरे अक्यूमुलेटेड फंड पर टैक्स लग जाएगा। वो एक अलग जगह जाता था, 115 PD सेक्शन हुआ करता था, चैप्टर 12 EB, तो उसको यहाँ पे ले एक जगह। इनकम टैक्स एक्ट में धारा 332 से 355, मतलब ये सेक्शन 10, 11, 13 में नहीं है, वो अलग ही जगह, वो आपको धारा 332 से 355 में मिलेगा। और उन्होंने ट्रस्ट शब्द को रिप्लेस कर दिया NPO से। पहले शब्द होता था ट्रस्ट, ट्रस्ट की इनकम एग्जाम्प्ट है, ट्रस्ट की इनकम एग्जाम्प्ट है,
अब उसको रिप्लेस कर दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ट्रस्ट से कंफ्यूजन क्या होता था, बहुत लिटिगेशन भी हुआ उस पर कि साहब सेक्शन 8 कंपनी को मिलेगा कि नहीं रजिस्ट्रेशन। इनकम टैक्स वाले कहते थे नहीं नहीं, यहाँ क्या लिखा है ट्रस्ट, तो हम ट्रस्ट को ही देंगे। जबकि ट्रस्ट से वहां मतलब ट्रस्ट की फिलोसॉफी से था कि जो किसी बेनिफिशियरी के लिए काम कर रहा है वो ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड ट्रस्ट नहीं था, पर कंफ्यूजन था तो उन्होंने ट्रस्ट शब्द को हटा के उसको कर दिया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। और इसमें 20 से ज्यादा प्रावधान है, रजिस्ट्रेशन कंप्यूटेशन के मेजर कोई चेंजेस नहीं है। इस साल आपने बजट में पढ़ा होगा कि एक बार रजिस्ट्रेशन ले लो तो 10 साल मिल जाएगा, तो ये एक मेजर चेंज है जो बजट में ही आया, वो एक्ट में नहीं था, अभी इस साल नए एक्ट में वो चेंज लेते हैं, तो ये एक चेंज है। बाकी कोई हार्डली कोई ऐसे चेंजेस है जो आए। एक वो डीम्ड एप्लीकेशन होती थी 2 तरह की, अपन हमेशा एक ही तरह की करते थे कि इस साल पैसे को, आपको ध्यान होगा सर 85% अपने को अप्लाई करना पड़ता है, 85% अप्लाई नहीं करते हैं तो अपने को उस पर टैक्स लग जाएगा, या तो टैक्स लग जाएगा या अक्यूमुलेट कर लो, 5 साल के लिए अक्यूमुलेशन हो जाता था। तो वो अक्यूमुलेशन जो होता था वो एक तरीका था, और एक डीम्ड एप्लीकेशन का तरीका होता था कि आप इस साल उसको एप्लीकेशन मान लो और अगले साल अप्लाई कर देना। अगर अगले साल नहीं अप्लाई करोगे तो अगले साल टैक्स लग जाएगा, पर हार्डली वो डीम्ड एप्लीकेशन के कंसेप्ट पे कोई जाता था। जब 5 साल का अक्यूमुलेशन मिल रहा है तो 5 साल कर लेंगे ना, 5 साल में देखेंगे, तो इसलिए वो कंसेप्ट को उन्होंने अभी हटा दिया, वो डीम्ड एप्लीकेशन को। अब कंसेप्ट है सिर्फ 5 साल का अक्यूमुलेशन, कि इस साल आपका 85% से कम हुआ तो 5 साल के लिए आप उसको अक्यूमुलेट कर लो। जो सर पहले 10 साल होता था वो 5 साल है अभी, तो 5 साल के लिए आप उसको अक्यूमुलेट कर सकते हो, मतलब 5 साल पहले से ही चेंज आ गया था तो वो सेम 5 साल के लिए। अब इनकम टैक्स में हेड्स ऑफ इनकम, तो देखिए किसी ने मेरे से ये भी कहा था कि एक जगह मैं सेशन लेने गया तो किसी ने कहा सर आप ये गलत सेशन ले रहे हो, आपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय इनकम टैक्स फाइनेंस एक्ट 2025 को या 26 को कंपेयर कर रहे हो विद इनकम टैक्स एक्ट 2025। आप एक बार ये भी कंपेयर करो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो ओरिजिनली आया था और इनकम टैक्स एक्ट 2025, वो भी एक कंपैरिजन होना चाहिए। जो ओरिजिनली आया था वो क्या था, तो ओरिजिनली जो आया था हम सबको पता है उसमें 298 सेक्शन, जिसके 819 हो गए 25 आते हैं, ठीक है। ओरिजिनली जब इनकम टैक्स एक्ट आया था सर उसमें 6 हेड्स ऑफ इनकम हुआ करते थे, ठीक है। कई सीनियर्स ने हो सकता है देखे भी हो, 1987 तक सर 6 हेड्स ऑफ इनकम होते थे। इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज भी एक हेड होता था, सेक्शन 18, 19, 20, 21, ये इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज करके एक हेड होता था, तो 6 हेड्स होते थे। पर उसके बाद 87 के बाद देयर आर ओनली 5 हेड्स ऑफ इनकम। वी हैव इन द न्यू एक्ट देयर आर ओनली 5 हेड्स, ठीक है। और जो डीटीसी आया था बीच में डायरेक्ट टैक्स कोड, उसमें 2 ही हेड्स ऑफ इनकम थे, जो प्रपोज हुआ था लागू नहीं हुआ, उसमें 2 ही हेड्स थे। तो इसमें कोई की चेंज नहीं किया है, वही 5 हेड्स है, वैसी कैलकुलेशन है, अपन जो करते आ रहे हैं। बस सेक्शन नंबर बहुत परेशान करने वाले हैं मेरे को लगता है। आप सोचो ना अगले साल जुलाई में बैठ के आप रिटर्न भर रहे हो, अपने को याद है कि 40A1A का डिसअलाउंस क्या होता है, कोई बिजनेस क्लाइंट का 40A1A मतलब टीडीएस नहीं काटा तो खर्चा डिसअलाउ हो जाता है ना, 40A1A। अब आपको सोचना पड़ेगा कि 40A1A की जगह 36 में आ गया हो, ठीक है। 40A3 कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट, वो कहीं और ही चले गया 36 में, तो 40A3 देख के अपने को समझ आ जाता है, पर अब 36 देख के बड़ी समस्या आनी है सर। तो एक मतलब ये एक अपने आप में चैलेंज है जो अपने को फेस करना है। सॉफ्टवेयर में 3CD भरते समय, जी सर, तो सॉफ्टवेयर में इजीली भी हो जाता है, सॉफ्टवेयर में इजीली हो सकता है कि वो उसका या तो कर्सर उस पे ले जाओ तो पुराने एक्ट का भी सेक्शन बताने लग जाए, ऐसा उनको करना पड़ेगा आने वाले 2-4 साल। ऑटोमेटिक बताने लग जाओगे, ऑटोमेटिक बताने लग गया, अभी करने लग गया, तो दैट इज वेरी गुड सर। ये करना ही पड़ेगा उनको आने वाले साल, उनको भी पता है कि सर सेक्शन नंबर उनको पुरानी ही पता है, नए वाले में बड़ी समस्या है। अब इसके बाद सर हम आते हैं टू हेड वाइज। तो पहला हेड आता है सर अपना इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी हेड। आप सर जब बता देना मुझे ब्रेक लेना हो सर, जब भी आप आदेश करेंगे हम एक ब्रेक ले सकते हैं, तो है ना, जैसा आप
सैलरी, मैंने कंपैरिजन यहाँ पे ये भी किया है कि पुरानी एक्ट में इसके रेलेवेंट चैप्टर क्या थे और सेक्शन क्या थे। ये स्लाइड्स में दे दूंगा आपको, तो आपको अवेलेबल हो जाएगी कंपैरिजन के लिए कि सेक्शन वाइज अपने दिमाग में क्लियरिटी रहे तो पुरानी एक्ट में क्या था और नए एक्ट में कहाँ वो प्लेस हो गया। तो जहाँ तक बात आती है सैलरी हेड की, सैलरी हेड में इस बजट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, सॉरी रूल्स में बहुत सारे चेंजेस आए, मैं उसको एड्रेस करता हूँ। सैलरी हेड में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? सेम। सेम मतलब कितना सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी कितना था? 50,000। और वो न्यू रेजिम में जाते हो तो 75, वही कम होंगे। कोई चेंज नहीं, कोई चिंता की बात, ठीक है। एक एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है 5,000 का था, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक तो 5,000 में एंटरटेनमेंट होता भी नहीं है और हो भी जाए तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है, टैक्स का क्या इफेक्ट है। तो उनने इसको हटा ही दिया कि इसका क्या एग्जम्पशन ना। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एंटरटेनमेंट अलाउंस का एग्जम्पशन हटा दिया। एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 का जो एग्जम्पशन था वो हट गया। सर वो सेक्शन 16 में कहीं था सर, सेक्शन 16 के डिडक्शन 16(2) में डिडक्शंस में ही वो आता था, तो हटा दिया। एंटरटेनमेंट अलाउंस का आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अब जो चेंजेस जो हम सब ने देखिए, इस साल जो बजट आया था फरवरी में, उसके बाद ये सब हमने इसको सुना होगा, पर मैं इसको एड्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये नए एक्ट में अभी अपने लिए एप्लीकेबल है, बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस है। एचआरए का एग्जम्पशन होता है मेट्रो में 50%, अदर देन मेट्रो में 40%, वैसा का वैसे ही है। पर मेट्रो में पहले आते थे 4 शहर, ठीक है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और चेन्नई, ये 4 आते थे। अब जो मेट्रो है उसमें 4 और शहर जोड़ दिए, तो हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, इनको भी उन्होंने मेट्रो घोषित कर दिया। मतलब फर्क क्या पड़ा? 40 की जगह अब कितना मिलेगा? 50। इनमें भी 50% एग्जम्पशन मिलेगा। अब इनमें तो मिलेगा 50%, पर क्या अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे चीजें हैं कि ये होना चाहिए था पर नहीं हुआ। आएगा 2-4-10 साल में कभी वो चेंज आएगा, अभी नहीं हुआ। जैसे पहले दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली मेट्रो है, बट दिल्ली से जुड़े हुए जो एनसीआर एरिया है, गुड़गांव है जैसे, वो मेट्रो नहीं, नोएडा मेट्रो नहीं, वो अभी भी नहीं, पहले भी नहीं, जबकि वो तो पार्ट एंड पार्सल ही हो गया ना। पर उनके के हिसाब से दिल्ली मेट्रो है, उनको लिखना है दिल्ली इंक्लूडिंग एनसीआर, वो नहीं लिखा है। तो वहाँ 40 ही मिलने वाला है, नोएडा में अगर ठहरे तो 40 ही मिलने वाला है। छोटी छोटी बातें हैं, मेरे ख्याल से चेंज हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। कोई कह सकता है साहब जयपुर भी तो बड़ा शहर है ना, तो वो अभी नहीं हुआ है। अभी जो हुआ है वो आपके सामने है, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब देखिए ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है ये मतलब एकदम फालतू ही हो गया था इसमें, अब फिर वापस जीवित हो गया ये। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पुरानी एक्ट में एग्जम्पशन मिलता था 100 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ, 2 बच्चों, 100 रुपए का चिल्ड्रन एजुकेशन का एग्जम्पशन। मतलब साल का एग्जम्पशन कितना? 100 × 12, एक बच्चे का 1200, 2 बच्चों का 2400। 2400 में क्या ही टैक्स बचा लोगे? 2400 का 30% भी बचाओगे तो कितना बचाओगे? 800 रुपए का टैक्स बचाओगे, 60-70 रुपए महीने का टैक्स बचा। तो कुछ था ही नहीं ना, क्या कोई मतलब ही नहीं था। और सबका ये कहना था, सालों से कहना था कि साहब यार जब आपने रूल्स लिखे होते थे ना 1962 में, और हो सकता है उसको पिछली बार अमेंड किया था 1980 में, तब आपने 100 रुपए किया था, तब चलो ठीक है बच्चों की पढ़ाई 100 रुपए हो सकती है। समय के साथ आपने उसको चेंज ही नहीं किया, आज भी 100 रुपए, तो या तो हटा ही दो या तो कुछ तो डिसेंट करो। तो सरकार ने इस साल उसको डिसेंट फिगर पे लाने की कोशिश की है, और वो है 3,000 पर चाइल्ड पर। 3,000, तो 3,000 से कितना हो गया? 36,000 एक बच्चे का, 2 बच्चे का 72,000, रीजनेबल है, ठीक है। हालांकि कई लोगों का कहना है कि साहब इसमें भी एजुकेशन कहाँ होती है आजकल,
36,000 में स्कूल फीस उससे ज़्यादा होती है मोस्ट ऑफ द केसेस। अब देखो वो सब्जेक्टिव है, सरकार एक डिसेंट लेवल पे दे सकती थी, उनने 36,000 साल का एग्जम्पशन दे दिया। यहाँ पे हमारे लिए क्या स्कोप है टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए? स्कोप ये है कि हम अपने क्लाइंट्स को, इंडस्ट्रीज को भी ये समझा सकते हैं, अगर अपने क्लाइंट को इंडस्ट्री है तो उनके यहाँ पे एम्प्लॉय का हम पैकेज प्रॉपरली डिजाइन कर दें कि उनके एम्प्लॉय को सैलरी जो दी जा रही है उसमें से कम टैक्स करें। और यही चीज हम अपने क्लाइंट को, जो सैलरी वाला क्लाइंट है, मान लो कोई दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर में जॉब करता है, वो उसको भी समझा सकते हैं कि भाई तू अपनी कंपनी में बात कर कि तेरा पैकेज हम बना दें। कंपनी वाले बिल्कुल ओपन वेरिएबल पैकेज, कई कंपोनेंट्स वेरिएबल रखते हैं कि आप ये जिस नाम से लेना चाहो उस नाम से ले, तो वो वेरिएबल कंपोनेंट्स को अपन रीडिजाइन कर सकते हैं कि आप ऐसा करो कि 36,000 रुपए साल का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम पे पैसे भी मिल जाएंगे और टैक्स बच जाएगा, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा तो करना ही है, वैसे भी करना है। तो ये उनका मेरे ख्याल से अब अपने पास स्कोप है। एक ऐसी मैं कोशिश कर रहा था, तो मैंने ये देखा कि 1.5 करोड़ की अगर कोई की सैलरी है और वो ढंग से पैकेज को डिजाइन करे, प्रोविडेंट फंड और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो सब कवर करके करे, तो उसको केवल 60-65 लाख पे इनकम टैक्स लगे। क्योंकि सैलरी वालों का, बेचारों का एक ही रोना है कि साहब हमारे लिए इनकम टैक्स को कोई प्लानिंग नहीं है, और फिर वो इधर उधर देखते रहते ATG, ATGGC, और फिर परेशान होते हैं, और हम सब भी उनके लिए परेशान होते हैं। तो उनके पास स्कोप है, पर उनको ये समझना पड़ेगा कि कैसे उसको डिजाइन कर सकते। लिमिटेड ही है स्कोप, पर जितना भी है वो स्कोप है। तो ये जैसे उदाहरण मैंने बताया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ऐसे चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस पहले हुआ करता था साहब 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों। अब हो गया वो 300 की जगह 9,000 पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों। तो 9,000 इंटू 12, 1,08,000, 2 बच्चे, 2,16,000 ये हो गए, 72,000 वो हो गए। एजुकेशन एंड हॉस्टल 3 लाख रुपए करीब साल के इनकम आपकी कम कर सकते हो इतने से चीज, ठीक है। अभी भी 2 बच्चों की लिमिट है ना, 2 बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं, तो वही सरकार की फिलोसफी है। हालांकि उसमें झगड़ा हम अभी पढ़ रहे हैं, अखबार में आ ही रहा है कि वो स्टेट गवर्नमेंट पे वो हटाने वाले हैं रेस्ट्रिक्शंस, वो अपनी जगह है, बट एज ऑफ नाउ दिस। अगली चीज आती है सर फ्री मील्स। जो लोग जॉब करते हैं उनके उसको होता है ना, कंपनी में कूपन वगैरह मिल जाते हैं, वहीं लंच मिल जाता है, वैसा होता है। तो वो फ्री मील में पहले लिमिट थी 50 रुपए, 50 रुपए पर मील का एग्जम्पशन था। अगर एम्प्लॉयर ही फूड दे रहा है तो 50 रुपए पर मील का एग्जम्पशन था। अब 50 की जगह वो हो गया 200 रुपए, तो 150 रुपए बढ़ गया। एक्चुअली फूड की कॉस्ट भी बढ़ गई ना, तो पहले 50 रुपए तक की कॉस्ट रीजनेबल थी, अब थोड़ी बढ़ गई, तो 200 रुपए एग्जम्पशन हो गया है। तो 200 रुपए तक का मील मिलता है तो वो एग्जम्प्ट है। तो 200 रुपए इंटू 300 वर्किंग डे मान लो, 200 इंटू 300 मतलब एक रीजनेबल अगेन 60,000 का फिगर ये अराइव हुआ। गिफ्ट 15,000 तक का एग्जम्प्ट हो गया, पहले 5,000 का। एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो पहले 5,000 तक का एग्जम्प्ट था, अब 15,000 तक का एग्जम्प्ट है। कार फैसिलिटी अब देखना सर, सैलरी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि क्या टैक्सेबल है क्या एग्जम्प्ट है, वही नहीं समझ आता। अब जैसे यहाँ जो है ना कार फैसिलिटी, एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को मोटर कार यूज करने को देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मोटर कार यूज करने को देता है, तो वो एक परक्विजिट है और एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल। पहले टैक्सेबल कितना होता था साहब, अगर एम्प्लॉयर की कार है और एम्प्लॉयर ही उसका पेट्रोल डीजल खर्चा कर रहा है तो ये होता था 1800 क्या होता था टैक्सेबल। अब 1800 की जगह टैक्सेबल होगा 5,000 पर मंथ, ठीक है। क्योंकि कार की कॉस्ट, कार का डिप्रिसिएशन, कार के पेट्रोल के खर्चे बढ़ गए ना, तो पहले 1800 टैक्सेबल होता था, अब 5,000 पर मंथ टैक्सेबल, अगर ये 1600 सीसी से कम की।
है ना, पहले भी ऐसे ही था ना, 1600 सीसी से ज्यादा की कार है तो पहले 2400 पर मंथ टैक्सेबल होता था, अब 2400 की जगह टैक्सेबल होगा 7000 पर मंथ टैक्सेबल। तो एक हाथ से उनने दे दिया अभी तक आपको, अब ये लेने वाला हाथ है। इनकम टैक्स में तो लेने वाला हाथ ही प्रबल है, उसी के लिए बना ये कानून। फिर ये अगर एम्प्लॉयर की कार है और रनिंग एक्सपेंसेस एम्प्लॉय कर रहा है, कार एम्प्लॉयर की एक्सपेंसेस एम्प्लॉय कर रहा है, तो पहले वो फिगर होता था 600 टैक्सेबल होता था, अब दिस इज नाउ रिप्लेस्ड विद द तो अब वो 600 को रिप्लेस कर दिया गया है सर 2000 से, और ऐसे ही 900 को रिप्लेस कर दिया गया है कि अगर कार एम्प्लॉयर की है और रनिंग एक्सपेंसेस एम्प्लॉय होता है तो 900 था, उसको रिप्लेस कर दिया गया है सर 3000 से। और अगर शॉफर ड्रिवन कार है मतलब ड्राइवर भी है, तो ड्राइवर में पहले 900 को परक्विजिट मान के टैक्स करते थे, अब 900 को रिप्लेस कर दिया गया है 3000 पर मंथ को परक्विजिट मान के टैक्स करेंगे। तो इस तरह का प्रपोजिशन। लोन, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को लोन देता है इंटरेस्ट फ्री, तो उसके नोशनल इंटरेस्ट को परक्विजिट माना जाता है, पर वो उसमें एग्जम्पशन था 20,000 साल का। अगर 20,000 तक का लोन है तो ब्याज नहीं लेते थे, ब्याज को परक्विजिट नहीं मानते थे, तो वो 20,000 की जगह 2 लाख हो गया। 2 लाख तक का लोन है तो नोशनल इंटरेस्ट को परक्विजिट नहीं मानते। फिर एजुकेशन फैसिलिटी में उन्होंने चेंज किया है कि अगर एजुकेशन एम्प्लॉयर का ही स्कूल है और उसमें एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयर का ही स्कूल है उसमें एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पहले 1000 रुपए तक की अगर उसकी फीस है तो वो एग्जाम था, 1000 रुपए तक की फीस है तो एग्जाम था, अब वो हो गया 3000 तक की फीस है तो वो एग्जाम। एम्प्लॉयर का स्कूल है, एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले 1000 तक की फीस है तो एग्जाम था, अब 3000 तक की फीस है तो एग्जाम है। मूवेबल असेट यूज करने को देते हैं तो पहले लैपटॉप और कंप्यूटर एग्जाम था, अब सवाल ये था कि मोबाइल लैपटॉप है कि नहीं, मोबाइल कंप्यूटर है कि नहीं, तो उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि मोबाइल भी कंप्यूटर लैपटॉप है तो वो भी एग्जाम है। फिर है ये मैंने बताया कि अगर पैकेज को ढंग से प्लान कर लें तो सर वो बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स बचाया जा सकता है। अब हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी हेड में इतने चेंजेस जो कि रूल्स में है, परक्विजिट वैल्यूएशन रूल्स में है, वो मैंने बताया। अब आता है हाउस प्रॉपर्टी हेड। हाउस प्रॉपर्टी हेड में सर सेक्शन नंबर मैंने आपके सामने रख दिए, ये पुरानी एक्ट के 22 से 27 थे, नए एक्ट में 20 से 25 है। हाउस प्रॉपर्टी हेड की बहुत अच्छी बात, पहले भी कौन ज्यादा ध्यान देता था इस पे, जितना रेंट आया उतना दिखाओ, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और ब्याज का खर्चा डालो, ब्याज का खर्चा जो डाल देते हो उसके बाद अगर नेगेटिव आ जाए, लॉस आ जाए, तो 2 लाख रुपए तक का ब्याज एसओपी में अलाउ हो जाता है। 30,000 है और अगर कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो 2 लाख है, और अदर देन एसओपी तो सारा लॉस अलाउ हो जाता है। हाउस प्रॉपर्टी हेड का मजा होता है उसके लॉस अलग हो जाता है, 2 लाख तक का एसओपी में अलग हो जाता है, ये सब बात होती है। सेम है जी, वो उसमें कोई चेंज नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन वही 30% है, वही कैलकुलेशन का मेथड है जैसा पहले था, वही इंटरेस्ट का डिडक्शन लेट आउट प्रॉपर्टी में पूरा मिलेगा, एसओपी में 2 लाख या 30,000 जो लिमिटेड थी वो अलग अलग वो मिलेगी एज इट इज, कोई चेंज नहीं, जरा भी चेंज। अब आता है सर बिजनेस हेड में कुछ चेंजेस जो आए हैं उसको मैं बताता हूँ। पहले एक सेक्शन आपके सामने मैंने समराइज कर दिए। तो ओल्ड एक्ट के जो देखिए बिजनेस हेड सर अपने काम की गिनती के 5-7 सेक्शन थे। एक होता था 37 कि खर्चा कौन सा अलाउड है, डिप्रिसिएशन 32 होता था, फिर एक होता था 28 की इनकम कौन सी बिजनेस हेड में टैक्सेबल है, 40A, 40A2, 40A3 ऐसे गिनती के सेक्शन थे। तो मैंने एक सिंपल उसका कंपैरेटिव चार्ट बना दिया है, आप उसको बड़े आराम से देख सकते हो। और मेरा यही कहना है कि यही सारा कंफ्यूजन है, जैसे 48 हुआ वो 36 हो गया, तो ये सब अपने को समय के साथ अपडेट करना पड़ेगा
मतलब वर्जन 2.0 में आना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीजें हो पाएगी। अब सर ये जो नोटेबल चेंजेस है उसमें ये है कि एक तो रिडंडेंट सारे सेक्शन हटा दिए, जो यूजलेस और रिडंडेंट थे वो सब हटा दिए गए। जैसे यहाँ पे लिस्ट दी है मैंने, इतने सारे सेक्शन हटा दिए। दूसरा ये है कि 40B की लिमिट चेंज हो गई। हालांकि ये लिमिट आप सबको जानकारी इसलिए होगी क्योंकि पिछले साल के बजट में भी ये चेंज कर दी थी, मतलब जब एक्ट आया तब उस समय ये चेंज वहां भी कर दिया गया था। 40B डील करता था कैसे? 40B पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट दे सकती है। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट दे सकती है। तो उसमें लिमिट कितनी थी? अगर इंटरेस्ट है तो लिमिट थी 12% और सैलरी थी तो बुक प्रॉफिट पे बेस थी वो। पहले 3 लाख पे 90%, उसके ऊपर 60%। उसको चेंज कर दिया गया था लास्ट ईयर, जो कि नए एक्ट में भी है कि इंटरेस्ट की तो वही 12% की लिमिट है सर, वो सेम है। और सैलरी में है पहले 6 लाख के लिए, पहले 6 लाख, जो पहले था 3 लाख, तो पहले 6 लाख के लिए 90% और उसके बाद फिर 60%। तो ये लिमिट बढ़ा दी थोड़ी कि ज्यादा आप सैलरी दे सको। दैट इज इट। टैक्स ऑडिट की कहानी आती है। सर टैक्स ऑडिट जो है वो कौन करेगा? ठीक है, टैक्स ऑडिट कौन करेगा? तो पहले था टैक्स ऑडिट करते थे अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीए करते थे। ठीक है, तो सुनील सर कुछ लॉ में चेंजेस भी आए जिसमें ये कहा गया कि CWA भी टैक्स ऑडिट कर पाएंगे, जैसे जीएसटी में आया था। जीएसटी में हालांकि अब तो ऑडिट ही खत्म कर दिया हमने, सारे झगड़े ही खत्म कर दिए, पर यहाँ पर जब ये नई एक्ट आई थी तो मेरा सबसे पहला सेक्शन जो मैंने देखा और शायद कई लोगों ने देखा होगा कि टैक्स ऑडिट कौन करेगा साहब। तो टैक्स ऑडिट सर अभी भी सीए करेंगे, इस एक्ट में कोई चेंज नहीं आया है। एक्चुअली जीएसटी ऑडिट ज्यादा एक अलग अकाउंटिंग से हटके वो कॉस्टिंग बेस्ड ज्यादा रहता है, तो हो सकता है कि वो फिलोसफी हो। यहाँ तो सर जो ऑडिट है वो ऑडिट किया जाएगा बाय दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो पहले था, मतलब कोई चेंज नहीं है। 44AA सेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कितना प्यारा, आपने भी याद है। अब उसका सेक्शन हो गया 62। अब देखो सेक्शन सर चेंज हो गया, पर मेरा ये कहना है यहाँ पे जो लिमिट्स थी वो भी चेंज कर रहे। लिमिट भी सेम है। बुक्स रखने की लिमिट क्या? अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में एंगेज्ड हो और पिछले 3 साल में 1.5 लाख से ज्यादा टर्नओवर, तो आपको स्पेसिफाइड बुक्स रखनी पड़ेगी। 1.5 लाख, अब वो जब रखी थी तब 1.5 लाख ठीक है, आज के दिन 1.5 लाख का टर्नओवर ग्रॉस रेसिप्ट्स बहुत ही नॉमिनल है ना, तो पर वो अभी भी 1.5 लाख रखी। या तो यही लिख देते ना सिंपल, सबको स्पेसिफाइड बुक्स रखनी है, वो ज्यादा आसान होता। क्राइटेरिया देने की जरूरत ही क्या है? अननेसेसरी कंफ्यूजन। तो उससे सिंपल यही होता है कि भाई बुक्स रखनी है, बात खत्म। दैट वुड हैव बीन मोर सिंपलर, सिंपल हो सकता था। ऐसे ही जो बिजनेसमैन है उसमें अगर 1,20,000 से ज्यादा का आपका प्रॉफिट है कुछ सालों में, तो आपको बुक्स रखनी है, नॉर्मल बुक्स रखनी है। तो अब ये क्राइटेरिया रखने की जरूरत है। आप कहते हो ना कि सबको नॉर्मल बुक्स रखनी है, अननेसेसरी 1,20,000 से ज्यादा प्रॉफिट है तो बुक्स रखनी है। ठीक, तो इस तरीके के छोटे मतलब अननेसेसरी चेंजेस जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं, वो मतलब करना ही नहीं था, उनको हटा ही देना था कि सबको बुक्स रखनी है, बात खत्म। आइडिया यही है उनके मन में, पर उन्होंने उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा, इसको रखनी है, उसको रखनी है, ऐसा करना है। तो 44AA कोई चेंज नहीं है जी, पर चेंज नहीं है ये बुरी बात है, चेंज चाहिए। 44AB ऑडिट सेम है, वही बिजनेस में 2 करोड़ और वो 95% ऑफ दी टर्नओवर अगर बैंकिंग चैनल से है तो 3 करोड़, ऐसी कुछ है ना। और फिर प्रोफेशन में 50 लाख और 75 लाख अगर वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज उससे है तो वो सेम है जी, उसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा था वैसा है, सेम है। 2-3 बड़े चेंजेस है, बस मैं उसको एड्रेस करके फिर मैं ब्रेक ले लेता हूँ। एक सर ये PF ESI का इशू है।
PFESI की कंट्रोवर्सी आप सब ने पढ़ी होगी, देखी होगी, अपने क्लाइंट के साथ होगी, खास तौर पे वो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर और जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं जहाँ पे मतलब वर्कमैन सप्लाई सर्विसेज टाइप की है, उनके बेचारे में दुखड़े बहुत है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड का अपने को अगले महीने की 15 और 21 तारीख तक जमा करना, अगले महीने की 15-21 तक, और नहीं जमा किया तो वो कभी भी अलाउ नहीं होता। और लोग उसको जैसे तैसे चलाते रहे कि नहीं नहीं सर एक्ट में ऐसा नहीं है, वो तो हम बाद में एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ कर लेंगे। बहुत समय तक लिटिगेशन चला, कई लोग जीत गए, हजारों लाखों छूट गए। फिर सुप्रीम कोर्ट का चेकमेट का जजमेंट आया, चेकमेट फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, आपको पैसा जमा करना है अप टू द ड्यू डेट अंडर द प्रोविडेंट फंड है, और उस तक नहीं जमा किया तो कभी अलाउ नहीं होगा, अगले महीने की 15 तारीख तक नहीं जमा किया तो नहीं अलाउ होगा। तो वो झगड़ा खत्म हो गया। हालांकि वो झगड़ा फिर चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में, एक और केस गया है वुडलैंड एरो करके, वो अभी पेंडिंग है, तो वो अपनी जगह। पर वो झगड़े के साथ व्यापारियों की जेन्युइन समस्या है कि सर अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करने की कंडीशन बहुत हार्श है। मेरे साथ सब मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, गवर्नमेंट में सप्लाई करता हूँ वर्क में, और वहां से पैसा नहीं आया तो मैं कैसे, उनको सैलरी भी नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रोविडेंट फंड कैसे जमा करूँ? तो ये कंडीशन मेरे केस में बहुत हार्श है, ऐसा कई लोगों का कहना था। पर सरकार ने उनकी कुछ नहीं सुनी, उनने तो कहा कि नहीं नहीं इसको उसी तारीख तक जमा करो, नहीं तो हम नहीं अलाउ करेंगे। फाइनली नई एक्ट एक अच्छी फिलॉसफी के साथ सर, देखो नई एक्ट है, नई फिलॉसफी है सर, नए सोच के साथ उनको भी पढ़ना पड़ेगा, हमको भी पढ़ना पड़ेगा, पॉजिटिव नोट के साथ चलना पड़ेगा। तो उन्होंने एक पॉजिटिव नोट ये दिया कि जो भी प्रोविडेंट फंड ESI कंट्रीब्यूशन है, अगर ड्यू डेट अंडर प्रोविडेंट फंड तक नहीं जमा किया तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलग, जब भी जमा किया तब अलग हो जाए। ठीक है, जो हम इतने साल से कह रहे थे वो। पर ये अमेंडमेंट नई एक्ट में है सर, पुरानी एक्ट में नहीं है। तो आप पुराने झगड़े जो चल रहे वो तो लड़ो वैसे के वैसे। ICDS होते हैं ना, ICDS 10 है ना, वो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। इस बजट में उन्होंने ये प्रपोज किया, अभी हुए नहीं, दे विल बी एलिमिनेटेड, आगे पीछे करेंगे उसको। दैट्स इट। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन 58 में है, रेसिडेंट वाला 58 में है, नॉन रेसिडेंट वाला 61 में। उसके टेबल बना दिए उन्होंने, सिंपल, कोई चेंज नहीं है उसमें सब ज्यादा। ठीक है, अभी यही रुकते हैं अपन, फिर प्रिजम्पटिव से और आगे चलते हैं। प्लीज। धन्यवाद गोयल सर, आपका पहला सेशन काफी रोचक रहा है। अब हम 15 मिनट का एक हाई टी ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद पुनः सेकंड सेशन के लिए हम लोग इकट्ठा होंगे। केरला में